हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एटीसी। एटीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, नमस्कारम, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी सीरीज का मैं नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो कि है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का मूल ढांचा। अगर आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें ये टॉपिक आपको दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है कि इससे आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। और मैं भी आप लोगों के लिए कुछ मॉडल क्वेश्चन बना के लेके आया हूँ। बट मैं चाहता था पहले मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये कहाँ से आया, कैसा है, पहला केस इससे रिलेटेड कौन सा था, या क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, वो समझा देता हूँ। उसके बाद आप खुद लोग जो है ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को लिखने का, है ना। और आप चाहे तो ये नंबर है हमारा, इस पर आप भेज सकते हैं। आपकी कॉपी जो है वो हम चेक करके भेजेंगे। आपको करना बस ये है कि वो क्वेश्चन को आंसर लिखना है और उसके बाद में उसका एक फोटो लेना है, पीडीएफ बनाना है और इस नंबर पर आप शेयर कर दीजिए। आप इंग्लिश में करें, हिंदी में करें, जैसे भी आप लिखना चाहें वैसे आंसर लिख सकते हैं। एक टाइम लिमिट लीजिएगा कि अगर हमें 200 वर्ड्स में लिखना है, 10 मार्कर हम लेके चल रहे हैं, तो मिनिमम 10 से, मतलब मिनिमम तो कुछ नहीं होता, बट हाँ मतलब 8 से 15 मिनट या 10 से 15 मिनट, क्योंकि डिपेंड करता है, कोई बहुत अच्छा जल्दी लिख लेते हैं, कोई थोड़ा टाइम लेके लिखते हैं। तो मैं 15 मिनट तक दूंगा ताकि आप सोचें, इसको लिखें, इसको तैयार करके रखें मॉडल आंसर, क्योंकि यहाँ से आंसर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो है शब्द जो आप देख रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा, क्या ये संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके लिए कहीं जगह छोड़ी थी, कहीं पर इसके बारे में कुछ मेंशन किया है क्या? तो आंसर है नहीं। कहीं पर भी आप संविधान में नहीं देखेंगे कि उल्लेख किया हो बेसिक स्ट्रक्चर का कि भाई ये संविधान का मूल ढांचा रहेगा, इसे आप हाथ नहीं लगा सकते या सो ऑन। ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। ये एक नवाचार है, ये एक इनोवेशन है जुडिशरी का जो किया गया है। क्यों? क्योंकि जुडिशरी को हम कहते हैं कि वो कस्टोडियन के रूप में कार्य करता है ना। तो जुडिशियल इनोवेशन है जो सर्वोच्च न्यायालय लेके आई है उसके लैंडमार्क जजमेंट्स में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जजमेंट था वो केशवानंद भारती वाला जो केस आपने सुना है, वहां से शुरुआत होती है कहानी किसकी? जुडिशियल रिव्यू की। अपन उस पर भी आएंगे, सारे केसेस इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको आंसर लिखने में और आसानी हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान में कहीं पर भी बेसिक स्ट्रक्चर का हमें जिक्र देखने को नहीं मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो ऐतिहासिक फैसले दिए हैं उससे हमें ये एक न्यायिक नवाचार देखने को मिलता है, एक जुडिशियल इनोवेशन जो है वो देखने को मिलता है। इसका काम क्या रहता है बेसिक स्ट्रक्चर का? तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन बना दी है कि भाई ये संविधान का मूल ढांचा है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हर चीज में संशोधन अलाउ कर देंगे तो आने वाली कैसी सरकार आती है वो किस चीज को कैसे संशोधन कर दे तो दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए कुछ चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर में रखा गया है जिसमें अमेंडमेंट, जिसमें संशोधन अलाउड नहीं है। कौन कौन से वो चीजें हैं जिसमें संशोधन अलाउड नहीं है, उनकी कोई लिस्ट है क्या? अभी मैं आगे आपको सब समझाऊंगा। उसमें क्या ऐड डिलीट कर सकते हैं आगे, वो भी मैं समझाऊंगा। पहले थोड़ा इसको समझ लीजिए। अब संविधान के मूल मूल्यों को संरक्षित करने के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा के रूप में कार्य कौन करती है? तो हमारी सर्वोच्च न्यायालय करती है ना, ये सेफगार्ड करती है। तो इसी के द्वारा ये बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया गया। अब आगे देखिए, इसका ओरिजिन, शुरुआत कहाँ से हुई? तो आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो शायद हर एग्जाम में आज तक, इसमें जितनी भी एग्जाम हुई है सब में इसका क्वेश्चन पूछा ही गया है। क्या केस था? तो ये था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 का केस है। सबसे बड़ी बेंच आज तक की जो है वो बैठी थी, जिसमें 13 जज बैठे थे। और इस बेंच ने क्या डिसीजन दिया था कि संविधान में संशोधन तो कर सकती है सांसद, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। यहां से अवधारणा आई थी। ये पहला फॉर्मल रिकॉग्निशन था किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा दी थी। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो इससे बनते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहला केस जहां से ये अवधारणा आई, केशवानंद भारती केस के सबसे ज्यादा जजेस जो है या सबसे बड़ी बेंच जो है वो किस केस के लिए बैठी थी? केशवानंद भारती केस के लिए बैठी थी। केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में हुआ था। किस केस में पहली बार कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं कर सकते? वो कहा 1973 के केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। हर छोटा बड़ा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। तो आई होप ये इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। मेजोरिटी जो है, मतलब 7 जजों ने यस कहा था कि नहीं छेड़छाड़ कर सकते, 6 ने कहा था छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो 7 ज्यादा थे, तो इसीलिए जीत मानी गई और ये वर्डिक्ट जो है, ये फैसला जो है वो आया और बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे यहाँ पे चालू होता है। अब है क्या इसका इंपॉर्टेंस, क्या है बेसिक स्ट्रक्चर का? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल, कुछ नियम, कायदे, कानून ऐसे बना दिए हैं ताकि हम
सरकार को या पार्लियामेंट को कुछ चीजें करने से रोके। क्या क्या है? जैसे अधिनायकवाद को रोकने का काम करता है बेसिक स्ट्रक्चर, ये प्रिवेंट करता है ऑथोरिटेनिज्म। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये संविधान ये पार्लियामेंट को जो कोर डेमोक्रेटिक इसका नेचर है उसको चेंज करने से रोकता है। जो मूल लोकतांत्रिक प्रकृति है इसकी वो चेंज करने से रोकता है कि कहीं ये डेमोक्रेटिक से ऑटोक्रेटिक ना बन जाए। अब सर डेमोक्रेटिक क्या होता है, ऑटोक्रेटिक क्या होता है? तो आप पहले की क्लासेस देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऑटोक्रेटिक में कुछ एलीट ग्रुप, कुछ समूह या कोई राजा महाराजा वाला केस जो है वो चलने लग जाता है, डेमोक्रेसी वहां पर खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्थ कोरिया, एग्जाम्पल के तौर पर सऊदी अरब। इसलिए मैंने कहा हर सेशन कुछ ना कुछ आपको पॉलिटी में एक्सपर्ट बनाने का काम करेगा, तो आप कोई भी सेशन मिस नहीं कर सकते। आपको बहुत हेल्प मिलेगी पॉलिटी को अच्छे से आसान शब्दों में समझने में, या एक एक वर्ड का मतलब समझने में बहुत हेल्प करेगा अगर आपने हर सेशन देखा है तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है कि अधिनायकवाद को रोक रहा है, डेमोक्रेटिक से ऑटोक्रेटिक होने से रोकता है, बनाने से रोकता है किसको? पार्लियामेंट को। दूसरा, ये एक लिमिटेशन के तौर पे काम करता है ना, एक सीमा के तौर पर काम करता है कि भाई आपके पास अमेंडमेंट करने की शक्ति तो है, आर्टिकल 368 को यूज करने की शक्ति तो है, बट हर जगह आप यूज नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप नहीं कर पाएंगे यूज उसका। फिर तीसरा, ये हमारे मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। अगर आप देखेंगे, मैं बहुत जल्दी एक क्लास लेके आने वाला हूं इमरजेंसी की, कि इमरजेंसी के टाइम क्या हुआ था। हमने तो पढ़ा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन क्या केवल 42nd हुआ था कि इसके अलावा भी कुछ हुए थे? जो हुए थे उसमें क्या था ऐसा, उन सब के बारे में बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे मौलिक अधिकार छिन गए थे। वो तो थैंक्स टू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अदरवाइज मौलिक अधिकारों की तो बैंड बजनी तय थी, कई बार कितने ही बार बजा दी जाती है ना। लेकिन ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में डाला गया कि जो हमारी राइट्स है, हमारे अधिकार है, जैसे कि फ्रीडम, जैसे कि इक्वालिटी, जैसे कि डिग्निटी, है ना, इनको आप नहीं हटा सकते, है ना, इनको आप नहीं मिटा सकते। स्वतंत्रता, समानता, सम्मान, हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का जो है मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, या उसका अधिकार है कि वो समानता से रहे, है ना, उसको सम्मान मिले, सब लोग समान हो, सभी लोगों में स्वतंत्रता का अनुभव जो है वो सभी लोग कर पाए। तो ये कौन इंश्योर करेगा? ये इंश्योर करेगा सुप्रीम कोर्ट। और सर्वोच्च न्यायालय कैसे इंश्योर करता है? बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल संरचना है उसकी विचारधारा लाके उन्होंने किया कि आपकी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, आप अधिनायकवाद पार्लियामेंट को नहीं करने देंगे, पार्लियामेंट में भी कुछ लिमिटेशन लगाएंगे कि वो हर चीज में संशोधन नहीं कर सकती। फिर मेंटेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, संवैधानिक पहचान बनाए रखने के लिए। अब संवैधानिक पहचान से आप क्या समझे? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है इसी को किसी और डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट नहीं, जैसे आपने देखा होगा नेपाल में पहले अलग संविधान चलता था, फिर आगे चलकर बाद में उसमें संविधान बदल दिया गया। ऐसे कई देशों के एग्जांपल है जहां पर संविधान बदले गए हैं। तो हमारे यहाँ ये स्थिति ना है, इसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर है कि भाई जो हमारा संविधान है ये सर्वोपरि है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबको इसी के हिसाब से चलना है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, या चाहे कोई आम नागरिक हो। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या कर रहा था, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पर्पस था लेके आने का, और इस तरीके से ये गवर्नमेंट को लिमिट करता है। इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन आप देखोगे मेंस के तो आपको समझ में आएगा कि ये चीजें मैंने क्यों इसमें डाली है और ये आपको यूज करनी रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें और क्या चीजें हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे में क्या क्या चीजों को ऐसा माना जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने रखा हुआ है। तो क्या क्या चीजें हैं वो? पहला आता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सुप्रीम लॉ है, संविधान सर्वोच्च कानून है, सभी को इसका पालन करना पड़ेगा। वेदर आप कोई भी हो, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको इस संविधान का पालन करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, भारत की अखंडता, इसका आपको सम्मान करना पड़ेगा। आप कोई भी हो, आप इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है ना, इसकी स्थिति, इसकी एकता और क्षेत्रीय अखंडता का संरक्षण करना हर भारतीय का धर्म है, हर भारतीय का कर्म है। ये कहां से आया? ये भी बेसिक स्ट्रक्चर। फिर तीसरा, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बोले तो यहां पर आप ऑटोक्रेटिक में नहीं जा सकते, ये सरकार को बाध्य कर दिया है कि भाई हमारे यहाँ पर क्या चलेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था ही चलेगी, हमारे यहाँ पर गणतांत्रिक व्यवस्था ही चलेगी, है ना, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये बेसिक स्ट्रक्चर में देखो, आर्टिकल 368 सरकार को
ये परमिशन देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर बचाता है कि आप रिपब्लिकन फॉर्म इसका नहीं चेंज कर सकते, आप डेमोक्रेटिक फॉर्म इसका चेंज नहीं कर सकते। जनता जनार्दन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। हम कहते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग सरकार चुनते हैं, तो ये आप हमसे नहीं छीन सकते। डेमोक्रेसी आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, आप इसे ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगला सेकुलर कैरेक्टर, अभी इस पर बहुत विवाद चल रहा है ना, कि भाई भारत जो है इसको सेकुलर कैरेक्टर जो है दे दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष का लिखा है, होना पंथ चाहिए। मैं पहले की क्लासेस में भी आपको समझा चुका हूं धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर होता है। तो सरकार का कोई धर्म नहीं, सरकार का कोई पंथ जो है वो नहीं होना चाहिए, है ना। स्टेट कैन हैव नो रिलीजन, है ना, ऑल और जितने भी रिलीजन है, जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ है, उनको सबको एक नजर से देखना पड़ेगा, उनको समानता के साथ में ट्रीट जो है वो करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों क्यों पंथ निरपेक्षता का वो इसमें लिया गया है? तो आगे आने वाली जब क्लास में आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, तब मैं इस पर चर्चा आपसे डिटेल में करूंगा कि सेकुलर स्ट्रक्चर क्यों रखा गया, है ना। जब हम देखते हैं कि कई ऐसे देश है जहां पर सेकुलर स्ट्रक्चर नहीं है ना, तो भारत ने ऐसा सेकुलर स्ट्रक्चर क्यों रखा, उसके बारे में हम जब प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, तब डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर सेपरेशन ऑफ पावर, अब हम देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण करा गया है ना। 3 तरह की शक्तियों के बारे में ये भी पहले की क्लास में बताया था मैंने आपको, क्या क्या होती है। एक होता है लेजिस्लेटिव, जिसको कहते हैं विधायिका, एक होता है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कहते हैं कार्यकारिणी, और एक होता है जुडिशरी, जिसको हम कहते हैं न्यायपालिका। हमारे यहाँ ये 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये तीनों के बीच में चेक एंड बैलेंस जो है वो बना रहना चाहिए, एक संतुलन सुनिश्चित रहना चाहिए। ये भी किसका जिम्मेदारी है? तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ने कर दिया। सरकार, कितनी ही सरकारें ऐसी आई है ना जिन्होंने कोशिश करी कि वो जुडिशरी को दबा दे, है ना। कितनी ही सरकारें, कितनी ही जुडिशरी में कोई लोग ऐसे आए जिन्होंने कभी कभी कोशिश करी कि वो सरकारों को दबा दे, एग्जीक्यूटिव को दबा दे या लेजिस्लेशन को दबा दे, लेकिन संविधान जो है वो सर्वोच्च है। ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ निकल के आए जिन्होंने हर संभव कोशिश करी कि ये बैलेंस जो है बना रहे, किस किस के बीच में, तो एग्जीक्यूटिव के बीच में, जुडिशरी के बीच में और लेजिस्लेचर के बीच में। फिर अगला है फेडरल कैरेक्टर। आप फेडरल कैरेक्टर में चेंज नहीं कर सकते, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये भी मूल संरचना का भाव है। फेडरल स्ट्रक्चर बोले तो केंद्र और राज्य जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। केंद्र और राज्य जो है आपस में दोनों एक तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब कभी जरूरत पड़ेगी, इस तरह की इमरजेंसी प्रावधान या कुछ भी ऐसी सिचुएशन रहती है, तो उसमें केंद्र के पास में ज्यादा शक्ति जो है वो रहेंगी। स्पष्ट रूप से डिवीजन करा गया है पावर्स का, कि सेंटर के पास क्या पावर है, स्टेट के पास क्या पावर है, केंद्र क्या कर सकता है, राज्य क्या कर सकता है। तो ना फेडरल स्ट्रक्चर चेंज किया जा सकता है, ना पावर का सेपरेशन किया जा सकता, मतलब वापस से कंसोलिडेट किया जा सकता है। सेकुलर कैरेक्टर रखना पड़ेगा, रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी बना के रखनी पड़ेगी, और सबसे मेन पॉइंट है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल वैलिडेट ऑलवेज। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो रूल ऑफ लॉ, है ना, कानून का शासन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। सरकार जो है वो कानून से बंधी हुई है, सरकार अपने हिसाब से चीजें नहीं कर सकती, उसको सबको सामान लेके ही चलना पड़ेगा। अब याद हो आपको तो पिछली कुछ क्लासेस में हमने बात करी थी सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान के स्रोत की। वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि रूल ऑफ लॉ, है ना, ये किसी देश से हमने लिया है, ये आइडिया रूल ऑफ लॉ का। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा वो देश था जहां से हमने रूल ऑफ लॉ की विचारधारा जो है वो ली थी। फिर दूसरा है जुडिशियल रिव्यू। अगर आप देखोगे ना तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। रूल ऑफ लॉ ये भी किसी देश से लिया, जुडिशियल रिव्यू ये भी किसी देश से लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये भी किसी देश से ली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ये भी किसी देश से लिया, फंडामेंटल राइट ये भी किसी देश से लिया, ठीक है, लिमिटेड पावर टू पार्लियामेंट एंड टू अमेंड ये भी किसी देश से लिया। अगर आपको याद होते सारे, और ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था वो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कई बार एग्जाम में आया और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिन्होंने क्लासेस देखी उनको तो मजा आ रहा होगा पढ़ने में, जिन्होंने नहीं देखी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि प्रीवियस सेशंस में देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको पॉलिटी। चलिए, रूल ऑफ लॉ आपने समझ लिया। देन आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ना, जो भी असंवैधानिक कानून बने हुए हैं उनको निरस्त कर सकती है, उनको कैंसल आउट जो है वो कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट याद हो तो हमने यूएसए से लिया था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी हमने जो है वहीं से लिया था, है ना। इसमें क्या है कि किसी भी तरह से एग्जीक्यूटिव से या लेजिस्लेचर से दबने वाली नहीं है जुडिशरी। जुडिशरी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से कार्य जो है वो कर सकती है। आपने देखा भी होगा, है ना, अभी वो जब एनजेसी आया था तो यही वाला क्लॉज जो है वो फंस रहा था, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन है। कैसे हनन है? आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कही है, और अगर एनजेसी आ जाता तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं रहती, उस पर सरकार का किसी तरीके से दबदबा हो जाता और वो नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने उसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सरकार कुछ नहीं कर पाई।
फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि भाई जितने भी हमारे यहाँ पे चुनाव होंगे वो सभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है वो चुनी जानी चाहिए, किसी भी तरह का अनबायसनेस जो है वो उसमें नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे यहाँ हमेशा ही आपको संसदीय व्यवस्था देखने को मिलेगी, पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलेगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम याद हो तो हम बात कर चुके हैं ब्रिटेन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की, तब मैंने आपको बताया था कि भाई कार्यकारिणी जो है वो किसके प्रति जिम्मेदार रहेगी, विधायिका के प्रति जिम्मेदार रहेगी, और रियल पावर जो है, जो वास्तविक शक्ति है वो किसके पास में रहेगी, मंत्रिपरिषद के पास में रहेगी। और मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार रहेगा, तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार रहेगा। हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में इस पर चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात, संवैधानिक संसदीय व्यवस्था जो है वो भी किसका भाग है, बेसिक स्ट्रक्चर का। फिर वेलफेयर ऑफ स्टेट, मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर में अगर सरकारें चाहे कि वेलफेयर करना बंद कर दे, तुम जानो तुम्हारा काम, हम सरकार चुन के आ गए हैं, बस हमें जो करना है वो हम कर लेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आपको डीपीएसपी दिए गए हैं, हमने बात करी थी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जो हमने आयरलैंड से लिए थे। वो क्या कहते हैं कि आपको सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर करना ही पड़ेगा, सामाजिक और आर्थिक विकास जो है लोगों का वो आपको करना ही पड़ेगा। फिर फंडामेंटल राइट एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं में आपको क्या देखने को मिलती है, जैसे आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, है ना। तो ये सब क्या है, मौलिक अधिकार है, हमारी स्वतंत्रताएं हैं, तो ये इसको छीना नहीं जा सकता, इसमें ऑल्ट्रेशन अनटिल एंड अनलेस कि वो अच्छे के लिए हो आप नहीं कर सकते। जैसे आप देखते हैं ना 21A भी आ गया है ना, तो वो अच्छे के लिए है तो स्वागत है, लेकिन आप चाहें कि आप किसी चीज को कर्टेल कर दे, किसी चीज को कम कर दे, तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आप कानून बनाओगे भी तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है जो सेफगार्ड करता है, वो उसे कैंसल आउट कर देगा कि ये मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और इसकी रखवाली करने मैं बैठा हूं, तो भाई मैं इसको नहीं मानता और इसको खारिज कर दिया जाएगा, वो कानून को कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में एक समन्वय होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। रीजन क्या है, इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पर आप देखेंगे इमरजेंसी के टाइम पर यह कर दिया गया था कि डीपीएसपी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे फंडामेंटल राइट से। फिर इसे वापस से चेक किया गया, चेक एंड बैलेंस बिठाया गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। फंडामेंटल राइट जो है वो पूरक है डीपीएसपी का और डीपीएसपी पूरक है फंडामेंटल राइट के, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बैलेंस बनाने का काम जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया कि एक बैलेंस इनके बीच में बना रहेगा। ये नहीं कह सकते कि फंडामेंटल राइट ऊपर है, आप ये नहीं कह सकते कि डीपीएसपी ऊपर है, दोनों को बराबरी से आपको हार्मनी से लेके चलना रहेगा। अब दोनों में अंतर क्या होता है कि भाई एक एनफोर्सेबल है, एक नॉन एनफोर्सेबल है, बट फिर भी आपको एक हार्मनी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक क्या है जो लागू करने योग्य है और दूसरा है कि गैर लागू करने योग्य। क्यों डीपीएसपी लागू क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर हम पढ़ते हैं कि भाई सरकार से इसकी अपेक्षा करी जाती है कि सरकार सामाजिक आर्थिक विकास करेगी, सरकार सामाजिक राजनीतिक विकास करेगी। हम ये पढ़ते हैं कि सरकार से ऐसी आशा करी जाती है, क्योंकि हर सरकार के पास, राज्य सरकार के पास जितना बजट है वो उस हिसाब से ही कर पाएगी। जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तो डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। फिर अगला क्या है, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड, संसद के पास में अमेंड करने की तो शक्ति है लेकिन लिमिटेड शक्ति है, और वही हम इतनी देर से बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं। संशोधन शक्ति की उपयोग मूल ढांचे को बदलने या नष्ट करने के लिए नहीं कर सकती। तो ये सब क्या है, ये सब आपको देखने को मिलते हैं कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर चीजें क्या आ रही हैं, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फ्री फेयर इलेक्शन, ये सारी चीजें, ठीक है। इधर सुप्रीमेसी, सोवरेनिटी, यूनिटी, ये सारे ही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कंठस्थ होने चाहिए, तभी आप मेंस का आंसर लिख पाओगे। अब केशवानंद भारती के सबने देख लिया, लेकिन क्या कुछ और भी चीजें हैं जो कि रिलेट कर रही हैं बेसिक स्ट्रक्चर से, तो जी हाँ और भी चीजें हैं। जैसे एक केस हुआ था 1973 में, केशवानंद भारती केस हुआ था। 1975 में एक और केस हुआ, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, ठीक है। अब इसमें क्या घोषित किया गया कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव तथा न्यायिक स्वतंत्रता बुनियादी विशेषताएं हैं, ठीक है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अब ये क्यों हुआ था, अब कुछ याद आ रहा है कि आपको 1975 का वर्ष, इसी के बाद में इमरजेंसी लगी थी, है ना। यही केस के जो रिजल्ट दिया था उसके बाद में ही इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी आपातकाल लगाया गया था। अगला सेशन में आपातकाल का ही लेके आऊंगा, उसमें कुछ चीजें आपको बतानी रहेंगी कि आपातकाल में क्या हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अलावा क्या हुआ था और कौन कौन से संशोधन हुए थे, ठीक है। चलिए फिर अगला है 1980 में आपको देखने को मिलता है मिनर्वा मिल केस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही केस देखोगे ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछे गए, खासकर पीएससी लेवल में। अब इसमें देखो, बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक के बीच में संतुलन बनाने पर जोर दिया गया। अब वही बात आ गई, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में रखा था
कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, उनके बीच में बैलेंस होना चाहिए, उनके बीच में समन्वय होना चाहिए। यही केस जस्टिफाई कर रहा था उस चीज को। यहां पर क्या हो गया था कि रूल ऑफ लॉ वाली बात हो रही थी कि रूल ऑफ लॉ हमें मेंटेन करना है, वही आर्टिकल नंबर 14 जो है वो हमें मेंटेन करना है कि भाई सभी इक्वल है, सभी समान है। फिर इसके बाद में अगला केस हुआ जिसे हम कहते हैं एसआर बोमई केस, 1994 में 1994 में हुआ था। यहां पर इन्होंने कहा कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या आता है, पंथ निरपेक्षता आती है और संघवाद आता है। अपन ने पढ़ा हुआ बेसिक स्ट्रक्चर में अभी बताया था कि भाई सेक्युलरिज्म, सरकार का कोई पंथ नहीं हो सकता है ना, सरकार सभी पंथों को बराबरी ट्रीट करेगी। फिर संघ लेके चलेंगे, मतलब केंद्र और शक्तियों के बीच, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा रहेगा कि केंद्र की क्या शक्तियां है, राज्य की क्या शक्तियां हैं। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म। अब यहां से एक जिसने प्रीवियस क्लासेस देखी है वही जवाब दे पाएगा। आपको बताना है कि सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट जो है वो हमने किस देश से लिया और फेडरलिज्म का कंसेप्ट जो है वो हमने किस देश से लिया, कमेंट करके बताना। फिर इसके बाद में अगला केस आया 2007 में, ये बहुत बहुत जबरदस्त चीज है ना, एलआर पोलो वाला केस था। इसमें कहा गया कि 9वीं अनुसूची 1973 के बाद 9वीं अनुसूची जो है वो लाई गई थी। तो 9वीं सूची में जो भी चीज है ना, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रही है, अगर मूल ढांचे का उल्लंघन कर रही है, तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये 9वीं सूची लाई ही इसलिए गई थी कि इसमें जो भी चीज डाल दो इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त डिसीजन दिया 2007 में। क्या निर्णय दिया कि भैया 1973 के बाद में आप 9th शेड्यूल में 9वीं अनुसूची में कुछ भी चीज लाओगे, वी हैव द राइट टू रिव्यू इट, है ना, हम उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट की ताकत। फिर उसके बाद में केस हुआ था नागराज केस सन 2006 में। इसमें क्या हुआ था कि इसमें रीएफर्म किया था कि भाई आपको रूल ऑफ लॉ बनाए रखना पड़ेगा, इक्वालिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, है ना, कानून का शासन एवं समानता ये आपको रखनी ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो टोटल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 केसेस हमने देखे जो सभी रिलेट कर रहे हैं किससे, सभी रिलेट कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। पहले हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फिर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे, उसका पर्पस देखा कि भाई उसका पर्पस क्या था, फिर हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, और फिर हमने देखा कौन कौन से केसेस से हमें ये पता लगा कि बेसिक स्ट्रक्चर में चीजें आ रही हैं, जैसे इक्वालिटी आ रही है, रूल ऑफ लॉ आ रहा है, सेक्युलरिज्म आ रहा है, फेडरलिज्म आ रहा है। तो ये शब्द जो है वो क्यों जोड़े गए वहां पर बेसिक स्ट्रक्चर में, तो वो इन केसेस से जोड़े गए। तो ये केस के वर्ष आपको पता होने चाहिए, ये केस में क्या हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, और अभी तक जो पढ़ाया वो आपको पता होना चाहिए। तो आपका मेंस का ये टॉपिक जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। अब कुछ प्रश्न है आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कुछ मॉडल मेंस के क्वेश्चन आप लोगों से करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस इट्स ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस। भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को समझाइए, इसकी उत्पत्ति एवं महत्व पर चर्चा करिए। अब ये आपको करना क्या है, मैंने आपको जैसे कि बताया, जितने भी आप क्वेश्चन लिख पाओ, है ना, आप ये क्वेश्चन आपके 10 मार्कर है, आपको 200 शब्दों में लिखना है। आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जैसे भी आपको लिखना है इन क्वेश्चनों को लिखिए। कोशिश करिए कि 10 से 15 मिनट में आप ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिख ले, पॉइंटर फॉर्मेट में लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसकी फोटो खींचे, उसकी पीडीएफ बनाए और इस नंबर पर अपने नाम के साथ शेयर कर दे, ताकि मुझे पता लगे और मैं कॉपी चेक करके आपको बता पाऊं क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या और सुधार करना चाहिए या आपने कैसा लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फीचर्स कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माने जाने वाली प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसको आपको बताना है। और अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इन कंटेम्पररी इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। समकालीन भारतीय राजनीति और शासन में मूल संरचना सिद्धांत की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन चाहे तो तीनों ट्राई करिए, नहीं तो जो आपसे बन सकता है वो वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, भेजिएगा, शेयर करिएगा मेरे साथ में, आंसर चेक करेंगे इस पर और बताएंगे कि क्या इसमें आप सुधार कर सकते थे। ये था आज का सेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो क्लास को याद से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सेशन धमाकेदार सेशन लेके आने वाला हूँ, इमरजेंसी में क्या क्या संशोधन हुए थे और उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए थे, है ना, बहुत बेहतरीन है। उसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।